Hello everyone. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to Ankit's Physics Academy. प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का अंकित फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग अपना पढ़ रहे थे क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और उसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे जिसकी वीडियो आपके चैनल पर दे रखी है बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो कुछ दो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उन दो टॉपिक्स को डाल लेते हैं। सर सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ को ही पढ़ेंगे जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखा था। आज हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, मतलब सर फोर्स देखेंगे विद डायरेक्शन। हाँ है ना? ओके सर। सेकंड टॉपिक देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि सर बहुत सारे चार्जेस अगर रखे हैं किसी भी सिस्टम में, तो उस सिस्टम में किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा, हम लोग वो देखेंगे। हाँ है ना? ओके सर। तो हम लोग ये दो हेडिंग आज पढ़ने वाले हैं, इन दो टॉपिक्स को आज कंप्लीट करेंगे और आशा करते हैं ये दोनों टॉपिक बेटा आपके दिल और दिमाग पर छा जाएंगे और आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से चाहूंगा कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जल्दी से थम्स अप का साइन बनाएं कि यस सर स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं पहले बच्चों? कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। हम सभी लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था। सर कूलॉम्स लॉ होता क्या है कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किसके इक्वल होता था? तो हम लोगों ने स्केलर फॉर्म पढ़ा था कि सर F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था सर स्केलर फॉर्म। दिक्कत ये थी इस वाले लॉ में कि सर यहां पर ये स्केलर फॉर्म था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा था फोर्स का। क्या बता रहा था? फोर्स का मैग्नीट्यूड। यहां पर फोर्स का डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। क्या नहीं मिल रही थी? कि फोर्स तो लग रहा है, इतने मान लेते हैं 10 न्यूटन से फोर्स लग रहा है, लेकिन सिर्फ 10 न्यूटन से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? क्या इस तरफ लग रहा है या फिर इस तरफ लग रहा है? किस तरफ लग रहा है? तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, तो तब हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। चलिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जल्दी यहां से एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास चार्जेस है +1 चार्ज है। क्या बेटा चार्ज है? प्लस Q1 चार्ज है। इसको ऐसे करके बना दिया। ओके सर। इसके थोड़ी दूरी पर, R दूरी पर, यहां पर एक और चार्ज रखा है जिसका नाम हमने दे दिया +Q2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? दोनों ही चार्जेस प्लस हैं, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन? जल्दी से बोलो, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। हम मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस बेटा R दूरी पर रखें। कितनी दूरी पर रखें? R। अच्छा, अब हम वेक्टर के साथ ले रहे हैं। किसके साथ ले रहे हैं? वेक्टर के साथ। तो इमेजिन करना कि ये दोनों चार्जेस किसी एक ऑरिजिन से, बेटा मान लेते हैं यहां पर एक Q1 चार्ज रखा है +Q1 और यहां पर Q2 चार्ज रखा है। मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बना देता हूं। किसके फॉर्म में बना देता हूं? कोऑर्डिनेट के। ऑरिजिन से ये जो Q1 चार्ज है वो R1 दूरी पर रखा है और जो Q2 चार्ज है वो R2 दूरी पर रखा है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। ठीक, तो हमने मान लिया, नेट मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी मॉड R है। कितना है? मॉड R है। ओके सर। अब क्या होगा? अब सर दोनों ही चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कंसंट्रेटेड होकर, दोनों ही चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं ये Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। बिल्कुल सर। और Q1 कहेगा कि हाँ हाँ हम भी तुमको पसंद नहीं करते, तो Q1 भी Q2 पर फोर्स लगाएगा। दोनों ही फोर्स लगा रहे होंगे, मतलब सर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। बिल्कुल सर। अब ये क्या करेगा? Q1 पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में? सर Q2 लगा रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे? सर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1 लिखने का तरीका क्या है कि फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी सर? इस तरफ होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? इसको कैसे लिखेंगे? सर किस पर फोर्स लग रहा है? 2 वाले पर फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लगा रहा है? सर Q1 फोर्स लगा रहा है। तो क्या बोलोगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कि सर फोर्स लग रहा है 2 पर। कौन लगा रहा है फोर्स? सर चार्ज 1 लगा रहा है। तो बोलना है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। उसकी डायरेक्शन क्या है? वो इस तरफ है। सर हमें फोर्सेस पता चल गए विथ डायरेक्शन। एक की डायरेक्शन इधर की तरफ और एक की डायरेक्शन इधर की तरफ। गॉट इट और नॉट? ओके सर। अब हमने कहा सर, अब मान लेते हैं कि सर अब हम निकालते हैं, अगर इधर से इधर की तरफ चले, मान लेते हैं सबसे पहले निकालते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना निकला। हमें फोर्स का डायरेक्शन तो पता चल गई सर, इधर की तरफ है, डायरेक्शन पता चल गई, लेकिन मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है।
सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो हम कहेंगे सर कि फोर्स ऑन वन, इस पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है, तो हम इधर से इधर की तरफ आएंगे, हाँ या ना? अच्छा, Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है? सर Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है और Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है। अरे हाँ या ना? तो हम लोग कहां से चलेंगे? 2 से 1 पर चलेंगे। कहां पर चलेंगे? 2 से 1, मतलब हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं तो इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं। 2 यहां से चले, ये हमारी पोजीशन क्या हो गई? इनिशियल हो गई। यहां पर आए, ये पोजीशन क्या हो गई? फाइनल हो गई। मतलब ये R2 हो गया इस समय इनिशियल पॉइंट। कैसा पॉइंट हो गया बेटा? इनिशियल पॉइंट हो गया। लेकिन जो R1 हो गया वो कैसा पॉइंट हो गया? वो फाइनल पॉइंट हो गया, हाँ या ना? और हमेशा हम क्या निकालते हैं? अगर डिफरेंस निकालना है कि हम यहां से यहां तक आए तो डिफरेंस निकालना, हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? R1, इनिशियल क्या है? R2। तो जब हम लोग इधर की तरफ आएंगे, Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके सर, अब हमने कहा कि सर मान लेते हैं कि सर Q2 पर भी फोर्स लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। कौन लगा रहा है? सर Q1 लगा रहा है, जिसको हमने बोला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब हम क्या करेंगे? अब सर हम लोग फोर्स यहां से चलेंगे। कहां से चलेंगे? पोजीशन वेक्टर Q1 का क्या है? सर R1 है पोजीशन वेक्टर। Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? सर R2 है। हम किधर से किधर भाग रहे हैं? R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं। किधर से किधर? R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं। जब हम R1 से R2 की तरफ जाएंगे तो R1 हमारा इनिशियल हो जाएगा, अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। और जब R2 की तरफ जाएंगे तो R2 हमारा फाइनल हो जाएगा। R1 से अब R2 की तरफ आ रहे हैं। पहले हम लोग इधर से इधर की तरफ जा रहे थे, अब इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। तो R1 हमारा इनिशियल, R2 हमारा फाइनल। क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 में से R1 को घटा दो, तो R2 माइनस R1। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना? नहीं। मतलब सर हमें दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन वेक्टर पता चल गए। क्या पता चल गए? कि किस तरफ हमारा फोर्स लग रहा है। अब सर जब इतना पता चल गया कि हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम बता सकते हैं वेक्टर फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ का। बिल्कुल बेटा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ बेटा फोर्स ऑन, पहले इसका निकाल लेते हैं फिर इसका भी निकाल देंगे। सॉरी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू क्या? फोर्स 1 पर फोर्स लग रहा है, किसके कारण? 2 के कारण फोर्स लग रहा है। क्या बोलोगे बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सर के ले ले, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई गुनाह तो नहीं? सर नहीं गुनाह। के इक्वल्स टू के डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो यहां पर कर देंगे मॉड R का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं सर मॉड R स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, डॉट। अच्छा, अब ये आया है हमारा स्केलर फॉर्म। ये क्या आया? स्केलर फॉर्म। हम कौन सा फॉर्म देख रहे हैं? सर वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। वेक्टर क्या होता है? सर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी हो। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सर है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, डायरेक्शन किसी अगर स्केलर क्वांटिटी को हमें वेक्टर बनाना है, चले जाओ क्लास 11 में पढ़ के आए हो वेक्टर वाला चैप्टर। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो हम उस स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करा देते थे किसका? सर यूनिट वेक्टर का। किसका करा देते? यूनिट, क्योंकि यूनिट वेक्टर हैज डायरेक्शन बट इट हैज वन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है। किसी का भी मल्टीप्लाई अगर 1 से कराओगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस फर्क इतना आ जाएगा सर उसके साथ डायरेक्शन और जुड़ जाएगी। तो अगर किसी भी हमें स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसका? यूनिट वेक्टर का। और सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? चलो देखो बेटा, यूनिट वेक्टर क्लास 10 में पढ़ा। मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ये फॉर्मूला होता था, ये यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 बट स्टिल हैव डायरेक्शन। जिसके पास डायरेक्शन तो है बट इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 को क्या यहां पर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे तो ये पूरी चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वेक्टर में, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगी। अरे हाँ या ना? ओके सर, तो हम यहां पर यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर कौन हो सकता है? डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर हमारा क्या है? सर जब हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं R1 माइनस R2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यहां से यहीं तो आ रहे हैं R2 से R1 की तरफ, और R2 से R1 आ रहे हैं तो क्या आया? R1 माइनस फाइनल माइनस R1 माइनस R2, तो ये डायरेक्शन वेक्टर है। तो डायरेक्शन वेक्टर हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर। तो R1 माइनस R2 और इसके ऊपर बेटा क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? बिल्कुल सर। ठीक, हमने क्या करा दिया? यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही यूनिट वेक्टर का अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल देते हैं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड R स्क्वायर डॉट R1 माइनस ए कैप का क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो यहां पर खोल दो बेटा,
R1 माइनस R2 वेक्टर R1 अपॉन R2, R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ए मतलब इसी का मॉड कर दो, तो मॉड के अंदर R1 माइनस R2। कोई दिक्कत परेशानी सर नहीं होगी किसी भी प्रकार की, आया ना? बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आया। अच्छा, क्या हम लोग मॉड आर को, ये जो मॉड आर है, ये मॉड आर कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस ही तो है। बिल्कुल सर, यहां से दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अभी अभी हम लोग निकाली, कितनी है? R1 माइनस R2। तो क्या मॉड आर को हम लोग R1 माइनस R2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इस R की जगह R1 माइनस R2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। तो हमने लिख दिया बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R की जगह क्या रख दें? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डॉट, बेटा इधर क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड आ गई, क्या मैग्नीट्यूड, तो हम लोग ये मॉड हटा भी सकते हैं, तो यहां पर जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं बेटा, बेस सेम है, यहां पर भी R1 माइनस R2, यहां पर भी R1 माइनस R2, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? 8, यहां की पावर 2, यहां की पावर 1, तो 2 और 1 3। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? यहां पर देखना रिजल्ट लिखेंगे, इसको हम इरेज कर सकते हैं। ओके, वेट अ मिनट, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है? तो ये आ गया बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 का होल क्यूब, क्योंकि 2 है और ये 1 है, 2 और 1 3, तो R1 माइनस R2 का होल क्यूब डॉट, ये ऊपर वेक्टर, कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर, R1 माइनस R2, और ये वेक्टर लगा दिया, इसको इधर लिख देते हैं और इसको यहां पर लिख देते हैं डॉट R इक्वल्स टू R1 माइनस R2। बेटा ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म, आ गया किसका? कूलॉम्स लॉ का। हाँ या ना? मतलब सर मैग्नीट्यूड तो आया बट स्टिल देयर इज अ डायरेक्शन, और जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं सर, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्या हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं निकाल दिया? निकाल दिया सर, कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर की तरफ लग रहा है? सर डायरेक्शन इधर की तरफ है, और मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया। गॉट इट और नॉट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ या ना? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया तो बढ़ते हैं आगे। सर हमें पता चल गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पता चल गया, क्या ऐसे ही हम लोग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है। मतलब सर जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। बिल्कुल सर, फर्क कितना होगा? डायरेक्शन चेंज होगी। क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएंगे, डायरेक्शन वेक्टर बदल जाएंगे। यहां पर R1 माइनस R2 हुआ है, वहां पर R2 माइनस R1 हो जाएगा, सेम फॉर्मूला। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसको इरेज कर देते हैं बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ऐसा मैं मानता हूं। तो यहां पर लिखते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू K Q1 चार्जेस सेम है, चेंज क्या है? अब हम लोग चल रहे हैं किधर से किधर की तरफ चल रहे हैं? इधर से इधर चलो, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो फाइनल माइनस हो गया R2 माइनस R1, तो नीचे हो जाएगा सर R2 माइनस R1 का होल क्यूब आया, हाँ या ना? डॉट सर पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 और ऊपर लगा दो वेक्टर। बेटा कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना? नहीं। ओहो सर जी कैसा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हो हैं? ले भैया, ए गॉट इट और नॉट? समझ में आया क्या? सबके दिमाग में घुसा व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? यस सर, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स को कौन बताएगा? कूलॉम लॉ कितना होता है? F equals to 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वो स्केलर फॉर्म था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा था, बट वी हैव अ डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन में चाहिए कि सर फोर्स तो लग रहा है, किस डायरेक्शन लग रहा है? सर कौन बताएगा? वेक्टर फॉर्म बताएगा। निकाल दिया वेक्टर फॉर्म। क्या करना पड़ेगा सर? स्केलर क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। हमने मल्टीप्लाई करा दिया, यूनिट वेक्टर खोल दिया, आंसर आ गया। सर जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा वही फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा, बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो हमने सिर्फ और सिर्फ देखो सारी चीजें सेम, बट डायरेक्शन वेक्टर चेंज है। सिंपल। गॉट इट और नॉट? जल्दी से ले लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे? यहीं पर ये फॉर्मूला था, अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखेंगे और इस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस देखेंगे और इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना? ओके चलो, नाउ वी आर, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा? इरेज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसको इरेज करते हैं।
भैया वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो लोग नए हैं तो उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में भाई बताते रहना, है ना, जिससे थोड़ा मुझे भी पता चले कि हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ, मैं भी चीजों को इम्प्रूव करूं, जो चीज नहीं समझ में आ रही पता तो चले, फीडबैक तो मिले। तो जल्दी से क्या करना है बेटा, कमेंट करना है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने पढ़ा था सर कि F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और सर व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें सर इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हमने बता दी थी वहां पर सर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, हाँ या ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए चलो फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू यही आनी है। देखो क्या करेंगे बेटा, हमें वैल्यू पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। बेटा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होती है। ये के की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू। और के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। व्हाट इज के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। हाँ ओके, क्या सर इसकी वैल्यू पता, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके सर, हम क्या रखें, सारी वैल्यू रख दें। 1/4 इंटू पाई की जगह 22/7, 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, ये जो यूनिट है ये ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा, उल्टी हो जाएगी। उल्टी नहीं, मतलब पलट जाएगी, है ना। कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल सर। जब सर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस ध्यान ये रखना, यहां पर यूनिट पलट जाती है। यहां पर क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अब नीचे से ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉट इट और नॉट, हाँ या ना, समझ में आया। ओके चलिए क्या करना है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसकी डायमेंशन और देखेंगे। क्या देखेंगे, डायमेंशन। ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड अब हम लोग जाएंगे इसकी डायमेंशन पर। किसकी जाएंगे, द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो सभी लोग मेरे साथ कॉपी में निकालना बेटा, सभी लोग मेरे साथ कॉपी में निकालना है। क्या, द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, हाँ भाई पूछी जाती है, एग्जाम में आती है और आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स लॉ की फॉर्मूला लेंगे, हेल्प लेंगे, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट यहीं पर देखा, इससे पहले कहीं नहीं देखा था, हाँ है ना। तो यहीं इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। लिखेंगे सर F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, हाँ है ना, बिल्कुल सर। हमें क्या निकालना सर, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, F को नीचे ले आओ, क्योंकि यही एक कांस्टेंट है। हाँ, दो कांस्टेंट मतलब 4 पाई भी है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम ऊपर ले जाएंगे, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम ऊपर ले गए, F को नीचे ले आए, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताना, क्लास 11th में जब आपने डायमेंशंस पढ़ी हैं और आपने वहां पर पूछा होगा, देखा होगा कि कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, सर डायमेंशन लेस होते, कांस्टेंट्स आर डायमेंशन लेस। तो 4 पाई इज अ कांस्टेंट, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इसकी वैल्यू तो डायमेंशन लेस हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डायमेंशन लेस। तो इसको तो हटा ही दे। ओके सर, हटा दिया हमने। तो Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब जरा लग देते हैं बेटा, Q की क्या होती सर, नहीं पता। अरे बेटा I इक्वल्स टू Q बटे T पता है ना, यस सर पता है। और जरा पता है तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। सर Q इक्वल्स टू I की क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की T, तो सर Q की हो गई 80। अच्छा, दो Q है तो 80 डायमेंशन ब्रैकेट और फिर ये 80, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। सर फोर्स की क्या होती पता है, क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, mLT-2, ये फोर्स की हो गई। सर व्हाट इज R इज द डिस्टेंस, तो ये हो गई L स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके, अब क्या करेंगे सर, जरा सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया,
यस सर, ये नीचे ऊपर टी टी ए स्क्वायर होल अपॉन, यहां पर क्या हो गया, एल है और एल स्क्वायर है, तो ये एल क्यूब हो गया, यस सर, एम एल क्यूब टी की पावर -2। गॉट इट और नॉट? यस सर। इधर देख लेते जरा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, अब क्या करना बेटा, ऊपर ले जाओ, सारी चीजों को ऊपर ले जाओ, नीचे नहीं रखना, हमें एक साथ रखना, ऊपर ले जाओ। तो m की पावर 1 है, ऊपर जाएगा m की पावर -1, यस सर, m की पावर -1 हो गया। l की पावर 3 है, ऊपर जाएगा l की पावर -3, यस सर, l की पावर -3 हो गया। ओके, t की पावर एक को बाद में रख देंगे, mlt रखते हैं, फॉर्म होता है ना, 11 में पढ़ा होगा। t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा t की पावर +2 और +2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, t की पावर 4, और a वैसा ही था, वहीं पर रख देते हैं, तो a स्क्वायर। तो बेटा ये आपके डायमेंशन आ गई एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है, m रेज टू पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 एंड a स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? सही है कि नहीं सही है? तो जल्दी से पेन कॉपी लीजिए और उतारिए, जल्दी से करिए, और फिर हम लोग बढ़ते हैं इसकी, बेटा क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे सर कूलम्स लॉ की, अच्छा लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, लिमिटेशंस देख लेते हैं, और फिर इसको जरा कंपेयर भी कराएंगे। मैंने एक क्लास बताया था, पिछली क्लास में बताया था, कूलम्स लॉ किसी ना किसी की नकल है, तो इसको कंपेयर भी कराएंगे, मतलब डिफरेंसेस देखेंगे कि सर किसकी नकल है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया? ओके, इसको करते हैं इरेज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। सर जी लिमिटेशंस, हाँ भैया, जैसे तुम्हारे ऊपर सब लोग लिमिट लगा देते हैं कि बिटिया लल्ला तुम लोगों को घर से बाहर रात में नहीं निकलना है ना, लिमिट है, ज्यादा रात तक फोन नहीं चलाना है, चैटिंग नहीं करनी है ना, तो ऐसे ही लिमिट है, लिमिट लगाई, किसकी लिमिट है, कूलम्स लॉ की लिमिट है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, मेरे साथ हेडिंग डालेंगे सभी लोग बेटा, है ना। हम लोग ऐसे पढ़ने चाहिए कि हम लोग 1 to 1 पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, 1 to 1 पढ़ रहे हैं। मैं भले ही बहुत यूट्यूब इज ऑनलाइन है तो बहुत लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे आप अपने सामने फोन रखें या फिर पीसी लैपटॉप कुछ भी रखें, तो 1 to 1 पढ़ रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन सीधे आपसे हो रहा है, हाँ या ना? ओके बेटा, ठीक है, तो क्या करना है, हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। पहले लिमिटेशंस क्या है कि सर जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ ने कह दिया कि भैया कूलम्स लॉ छोटे छोटे चार्जेस पर ही वैलिड होगा। किस पर वैलिड होगा, छोटे छोटे चार्जेस पर। कूलम ने कहा कि अगर बहुत बड़े बड़े चार्जेस रख दिए जाएं, कैसे चार्जेस रख दिए जाएं, बड़े बड़े चार्जेस रख दिए जाएं और कह दिए जाएं कि भैया इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, तो कूलम हाथ जोड़ लेंगे, भैया हम नहीं बता पाएंगे, ना ना ना, क्या कहेगा कि कूलम्स लॉ वैलिड ओनली स्मॉल चार्जेस। क्या बोलोगे कि इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस, क्या बोलोगे, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस का मतलब बिग चार्जेस, बड़े चार्जेस पर ये अप्लाई नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा। कहां पर वैलिड होगा भैया, जहां पर छोटे छोटे चार्ज मिलेंगे। कहां मिलेंगे, छोटे छोटे, तो क्या बोलोगे, इट इज ओनली वैलिड फॉर, किसके लिए, स्मॉल चार्ज, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल चार्जेस। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना, जल्दी से बोलना। कूलम्स लॉ बड़े बड़े चार्जेस पर अप्लाई नहीं होगा, कूलम्स लॉ हमेशा छोटे छोटे चार्जेस पर अप्लाई होगा। ठीक है, अगर छोटे चार्जेस हैं तभी हम दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहा कि भैया अगर कूलम्स लॉ को बहुत दूर दूर भी रख दोगे, हाथ जोड़ लेंगे ना, हम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब कूलम्स लॉ बेटा एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। कूलम्स लॉ बहुत दूर दूर, अगर दो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर दूर रखे हैं, दो चार्जेस अगर बहुत दूर दूर रखे हैं, तब भी कूलम्स लॉ उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बता पाएगा। क्या बोलोगे, इट इज ओनली वैलिड फॉर शॉर्ट डिस्टेंट। ठीक है, अगर दो चार्जेस पास पास रखे हैं तभी ये वैलिड होगा, हाँ या ना? ओके सर, चौथा पॉइंट है कि सर कूलम्स लॉ हम लोग कौन से फील्ड में है, कौन से स्टेट में है, सर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में है। किस में है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में है मतलब चार्जेस अब चलेंगे नहीं। अगर चार्जेस नहीं चलेंगे, अगर मान लेते चार्जेस चल रहे हैं, चार्ज चल रहे हैं, तो चार्ज चल रहे हैं, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक आ गया, वहां पर तो कूलम्स लॉ ही नहीं, वहां पर कुछ और लॉ आ जाएगा। तो कूलम्स लॉ वहीं पर वैलिड होगा जहां पर दोनों चार्जेस कैसे हो बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट में।
कैसे हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो क्या बोलोगे, इट इज ओनली वैलिड व्हेन both charges are in state of rest. Got it or not? हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे बेटा, जब दोनों चार्जेस रुके होंगे। क्यों? क्योंकि वी आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जहां पर चार्ज रुका होगा वहां पर हम लोग फोर्सेस पढ़ रहे हैं, तो वो ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आती है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ये चैप्टर आता है तो यहां पर कूलॉम्स लॉ उन्हीं चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बता पाएगा जब ये दोनों चार्जेस कहां पर होंगे बेटा, रेस्ट में होंगे। गॉट इट और नॉट? ओके सर, एक और है क्या, कि अगर ये कूलॉम्स लॉ तब भी वैलिड हो जाएगा जब एक चार्ज रुका हुआ है, एक चार्ज क्या है, रुका हुआ है, और दूसरा चार्ज उसके आसपास घूम रहा है। एटम को देखा, एटम को, किसको सर, एटम को, हाँ सर एटम को, हाँ एटम को देखा है सर। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, आसपास घूम रहा होता है। अरे हम तो पूरा घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके आसपास घूम रहा होता है। तो सर इट इज वैलिड व्हेन वन चार्ज इज मूविंग एंड अनदर इज स्टॉप। अगर एक चार्ज रुका है और दूसरा वाला बेटा क्या कर रहा है, घूम रहा है, दूसरा वाला उसके आसपास घूम रहा है, तब भी कूलॉम लॉ वैलिड हो जाएगा। हाँ या ना? ओके। अगर दोनों चल रहे हैं तब नहीं वैलिड होगा, एक रुका है और दूसरा वाला चल रहा है, आसपास घूम रहा है, तो वैलिड होगा। क्या बोलोगे, इट इज वैलिड फॉर व्हेन वन चार्ज इज इन रेस्ट and another charge revolving around it। अगर एक चार्ज रुका हुआ है और दूसरा चार्ज इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तब भी बेटा कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा। गॉट इट और नॉट? तो जल्दी से क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। जल्दी से ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और फिर देखते हैं हम लोग कितना हुआ है। ओके, नाउ इसको हम इरेज करते हैं बेटा, ठीक है? समझ में आया क्या? आ गया होगा समझ में, ला 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 ला। ओके, गॉट इट। अब हम देखेंगे बेटा कि हमारा जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या है बेटा, जो हमारा कूलॉम्स लॉ है वो कहीं ना कहीं, जैसे कूलॉम्स लॉ लिखते हैं बेटा कि दो चार्ज के बीच में क्या बताता है सर, दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बताता है। क्या बताता है सर? फोर्स की वैल्यू बताता है। कितनी बताता है कि F इज इक्वल्स टू, अच्छा अब लिख देते हैं जरा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, इसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ। अब एक बात बताना, क्या क्लास 9th में और 11th में आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा तो था। क्या था सर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में था कि अगर दो मासेस हैं, क्या है बेटा, अगर दो मासेस हैं, एक m1 और m2, अगर ये दोनों मासेस r डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। हाँ या ना? यस सर। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। गॉट इट और नॉट? यस सर। दैट the force of attraction between the both masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the r square distance between them। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो देखो कहीं ना कहीं ये दोनों सेम नहीं है। हाँ सर, ये तो दोनों सेम है, ये तो दोनों सेम है। तो किन्ने किनकी नकल करी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था सर? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ये किसने दिया? कूलॉम ने दिया। अब कहो कि सर जी कूलॉम ने नकल करी न्यूटन की या फिर न्यूटन ने कूलॉम की नकल करी? तो बेटा हम कहेंगे नकल तो नहीं की, लेकिन हाँ प्रेरणा जरूर ली होगी। क्या ली होगी? प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है इंस्पिरेशन लिया होगा कि हाँ अगर यहाँ पर दुनिया की हर एक चीज मैटर है और मैटर है तो उसका मास होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। जब मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है तो क्या वही मैटर के अंदर बेटा एटम होगा? बिल्कुल। और एटम होगा तो चार्जेस होंगे, ठीक है? और चार्जेस दो तरीके के होते हैं, तो उन चार्जेस के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा होगा।
हाँ, तो इन्होंने इनसे क्या ली बेटा, प्रेरणा ली, इंस्पिरेशन ली, क्योंकि ये लगभग 1600 में आए थे और इनकी बात हो रही है 1700 की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आया, दैट इज F इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहां भी एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को g लिखते हैं, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर दोनों को मिलाएंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इस k को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गॉट इट और नॉट, हाँ या ना? ओके, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ओके सर, इस k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इस g की वैल्यू होती है कितनी होती है, 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 31, हाँ 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 31 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? सॉरी, -11 कितनी होती है, -11, 6.64 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सही है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आया। इसका मतलब सर ये दोनों ही क्या है, इनमें सिमिलरिटीज भी है और डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज क्या है कि सर दोनों ही, अच्छा सिमिलरिटीज ये है कि सर ये दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही क्या बताती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताती है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन डिफरेंस ये है कि सर ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन बताता है। हाँ या ना? यस सर। ये वाला और क्या है, और क्या है सर, ये जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, चाहे हम चांद पर रहें, चाहे आसमान में, चाहे धरती पर रहें, मास के बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू जो यहां पर होगी वही चांद पर होगी। हाँ या ना? या फिर वही किसी और प्लैनेट पे चले जाए वहां पर ही होगी। मतलब यहां पर मीडियम डिपेंड नहीं करता, लेकिन सर इस वाले में मीडियम डिपेंड करता है। चार्जेस को अगर हम लोग एयर और वैक्यूम में रखें तो कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन उन्हीं चार्जेस को अगर हम लोग वाटर और सैंड में रख दें तो वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब इट इज डिपेंड ऑन मीडियम बट इट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। गॉट इट और नॉट? यस सर। दोनों ही बेटा स्ट्रेट लाइन में लगते हैं, तो ये सिमिलरिटीज हो गई, ये भी स्ट्रेट लाइन में लगता है। हाँ या ना? यस सर। और यहां पर के की वैल्यू ये होती है और यहां पर कांस्टेंट वैल्यू ये होती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सर 11th भी 12th से कनेक्ट करता है। हमने बहुत लोग बोलते हैं कि 11th अलग होता है, 12th ना ना ना, हर 11th का ज्यादातर टॉपिक बेटा 12th से कनेक्ट होता है, 12th से कनेक्ट होता है। इसीलिए तो 11th के टॉपिक पहले पढ़ाए जाते हैं, फिर 12th के कुछ टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बेस बनाया जाता है, फिर उनको कनेक्ट करवाया जाता है 12th के टॉपिक के साथ। तो ऐसे कनेक्ट होता है, ये 11th में पढ़ा, ये 12th में पढ़ा, कनेक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। पढ़ोगे फिजिक्स समझ में आएगी, लगेगा कि हाँ फिजिक्स है कुछ। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नथिंग, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को पढ़ना ही फिजिक्स है। हाँ या ना? ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर लास्ट हेडिंग है हमारी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बस वो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके बेटा, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आखिरी हेडिंग डालते हैं, आखिरी टॉपिक डालते हैं आज का, दैट इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बेटा दो अलग अलग चार्ज, बहुत सारे चार्जेस है। मान लेते हैं ये एनसीईआरटी की बेटा हेडिंग है, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया टॉपिक है। मान लेते हैं एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। इस बोर्ड में यहाँ पर Q1 भी रखा है, यहाँ पर Q2 भी है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, यहाँ पर Q5 है। बहुत सारे चार्जेस हैं, मुझे नहीं पता, n नंबर ऑफ चार्जेस है। अभी मान लेते 5 है। अब ये 5 चार्जेस कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ निगेटिव होंगे, हाँ या ना? तो अगर हमने कहा ये सारे चार्जेस एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम किसी कह दें कि बताओ बेटा किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा, ऐसे हम समझे। मान लेते हैं कि एक इंसान है, जिससे मैं हूं, ऐसे करके मैं खड़ा हूं, ठीक है, किसी ट्रेन में खड़ा हूं मैं, ठीक है, बहुत खचाखच ट्रेन है, तो कोई इधर से मुझे धक्का मारेगा,
कोई इधर से भी धक्का मारेगा, कोई पीछे से धक्का मारेगा, कोई ऐसे करके कोहनी मारेगा, अरे सीधे खड़े हो तो कोहनी मारेगा। तो सभी लोग मेरे ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या हम बता सकते हैं कि मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? बिल्कुल। तो क्या करेंगे, हम सभी के फोर्सेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक 1 खड़ा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 1। इधर से फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 1, फिर फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 2, इधर से क्या होगा, फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 3, इधर से क्या होगा, फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 4। अब इन सभी फोर्स को ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐड करेंगे फोर्स, अब ऐड करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन होगा, तो हम लोग कैसा एडिशन लेंगे सर, वेक्टर एडिशन लेंगे। कैसा एडिशन लेंगे, वेक्टर एडिशन लेंगे। गॉट इट और नॉट? यस सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं इसी को बेटा बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, देखना बेटा, मान लेते हैं एक सिस्टम में, तो इसको क्या लिखेंगे, इन अ सिस्टम लेट, अगर मान लेते हैं एक सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। क्या बेटा, बहुत सारे चार्जेस इन अ सिस्टम, द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर n। बहुत सारे चार्जेस है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, n है, बहुत है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस n है। तो हम कहेंगे किसी भी एक चार्ज पर फोर्स कितना होगा, तो इन अ सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर n, देन द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द नेट इलेक्ट्रो, ऐसे बोलो, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on any one charge is equal to the vector sum of all individual charges. Got it or not? हाँ या ना, समझ रहा हूं। इन अ सिस्टम, किसी एक सिस्टम में द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर n नंबर ऑफ टोटल ऑफ चार्जेस है, ठीक है, n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर n, देन द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी भी एक चार्जेस पर ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस के इक्वल होगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक, सीधे सीधे बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू, मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है। क्या है बेटा, n नंबर, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, और डैश डैश करके बहुत सारे यहाँ पर Qn है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, फोर्स ऑन वन, मान लेते हैं Qn 1 पर निकालना है, किस पर निकालना है, 1 पर, तो फोर्स ऑन वन, नेट फोर्स ऑन वन इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस डैश 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 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना? नहीं बेटा, क्या करेंगे, सभी फोर्सेस को ऐड कर देंगे। गॉट इट और नॉट? यस सर। ठीक है, अब अगर हम देखें, मान लेते हैं, अच्छा फोर्स आए हैं, वेक्टर सम हुआ है, फोर्स का क्या हुआ है सर, वेक्टर सम हुआ है। अगर फोर्सेस का वेक्टर सम हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन के साथ होंगे। मान लेते हैं कोई एक फोर्स F1 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, F2 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तब अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जरा देख लेते हैं यहाँ पर। अब मान लेते हैं, ऐसे मान लो कि एक F1 फोर्स, हमारा एक चार्ज है, ये F1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और F2 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब इस F पर नेट फोर्स निकालना, क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो हम लोग बेटा क्लास 11th का एक टॉपिक यूज करेंगे जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये F1 है, ठीक है, F1 को हम लोग क्या कर लेंगे, पैरेलली। देखो किसी भी अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, हेड से हेड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, हेड से हेड मिला दो, हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन लेंगे और इसको पैरेलल लाइन को पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे, इस F1 वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे। जब पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ ये यहाँ पर आ जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब इस
वेक्टर F2 को पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ, तो सर ये यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। जहां से हेड टू हेड मिला उसी को क्या बोल देंगे? रिजल्टेंट बोल देंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रूट के अंदर ये बेटा है F1 स्क्वायर, याद आ गया होगा क्लास 11 में पढ़ा था, F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज जरूर जरूर आएगा, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, दैट इज F नेट, हाँ या ना? इस फॉर्मूले का जो होगा यूज हमारे न्यूमेरिकल्स में आएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। हाँ, आप लोग वेक्टर फॉर्म, लिमिटेशंस और फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और क्या करना है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे और भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनकी लिंक दे रखी है, तो वहां पर भी हम लोगों को ज्वाइन करें। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग नए हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नई नई नोटिफिकेशंस क्लास की मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से समझ में आया तो हार्ट साइन बनाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।